रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। इस लॉ को जो है दो साइंटिस्ट ने पेश किए थे। एक का नाम है गुलबर्ग और दूसरा हमारे पास है वेज। ये लॉ जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में है। इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। ये ब्रैकेट यहाँ पर किस चीज़ को शो कर रहा है? कंसंट्रेशन को, अमाउंट को शो कर रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो स्पीड है या रफ्तार है या रेट है वो जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। यानी जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। इसी तरह अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इट मीन्स दिस टू हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच अदर। तो ये था डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को हम क्या करते हैं? इसको अप्लाई करते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर और उस के थ्रू हम जो है एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें A B के साथ रिएक्शन करके C और D को बनाता है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि A B रिएक्शन करके C और D को बनाता है और C और D दोबारा कन्वर्ट होता है A B के अंदर, क्योंकि ये रिएक्शन जो है टू डायरेक्शनल रिएक्शन है, यानी दो डायरेक्शन की जानिब मूव करता है, एक फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे? इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर जो है लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हैं। इससे पहले कि लॉ ऑफ मास एक्शन को इसके ऊपर अप्लाई करें, हम क्या करेंगे कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन को जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इस रिएक्शन का वो हिस्सा जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है उस पार्ट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और वो पार्ट जिसके दौरान प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे? इन दो पार्ट्स को अलग करेंगे। A B reacts to form C and D। इसी तरह दूसरा पार्ट इसका क्या था? C और D रिएक्शन करके A और B को बनाते हैं। तो हम लिखेंगे C D reacts to form A and B। तो अब ये भी क्या करना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वाले के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर बाद में जो है इस वाले के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर जो है लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमारा रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो इसी वजह से हम लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? A और B, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम शॉर्टली लिखेंगे RF। F stands for forward, R stands for rate, so rate of forward reaction। प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐसे ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? इक्वल साइन और कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है? KF। कंसंट्रेशन ऑफ A एज इट इज एंड कंसंट्रेशन ऑफ B भी एज इट इज नीचे आएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन को जो है रिवर्सिबल रिएक्शन के दूसरे पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। दूसरा पार्ट उसका क्या था? रिवर्स रिएक्शन। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर उसको मैंने अलग क्या किया है? मेंशन किया है। तो लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन
हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, C और D, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं R सबस्क्रिप्ट स्मॉल r। प्रोपोर्शनलिटी साइन ऐसे ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C भी ऐसे आएगा नीचे और कंसंट्रेशन ऑफ D भी ऐसे नीचे आएगा। R ऐसे ही आया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इक्वल साइन और कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, KR, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा स्टेट जिसके दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाए, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। तो अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो चुका है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और हम ये भी जानते हैं हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके बराबर है, RF इज इक्वल्स टू KF कंसंट्रेशन ऑफ A टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B। तो RF की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है RF की वैल्यू, KF कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का भी हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है KR कंसंट्रेशन ऑफ C टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ D। तो R की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, KR कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उनको हम एक साइड लिखते हैं। KF और KR कांस्टेंट है तो इसे हम एक साइड लिखेंगे, A, B, C और D ये जो है वेरिएबल है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो KF यहाँ पर है, KR इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ ले जाऊँ तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पर यहाँ करिए क्या हुआ, डिवाइड। इसी तरह इक्वल के उस तरफ हमारे पास क्या है, C इंटू D है। आप देख सकते हो A और B ये दोनों KF के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको इक्वल की उस तरफ ले जाऊँ तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ A टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B। अब मैं क्या करूंगा कि इन दो कांस्टेंट को लिखने की बजाय मैं इन दोनों कांस्टेंट को एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करता हूं। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि KF डिवाइडेड बाय KR इज इक्वल्स टू KC। ये दोनों कांस्टेंट है ना, जब आपके पास एक से ज़्यादा कांस्टेंट हो तो आप क्या करोगे, सारे कांस्टेंट को जो है एक कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हो। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बजाय इसके कि हम दो कांस्टेंट लिख के हम क्या करेंगे, दोनों को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, KC। तो हम क्या करेंगे, अभी KF डिवाइडेड बाई KR की जगह हम KC पुट करेंगे। KF डिवाइडेड बाई KR की जगह हम क्या पुट करेंगे, KC एज इट इज। और इक्वल की उस तरफ हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पर अगर आप देखें ये KC ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC एक कांस्टेंट है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसे हम डिफाइन किस तरह करते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो C और D किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रोडक्ट को, और ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नीचे आप देखो A B किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिएक्टेंट को, और ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डिवीजन को, रेशियो को हम क्या कहते हैं, KC। So what is equilibrium constant? Equilibrium constant is actually the ratio of concentration of product and concentration of reactant at equilibrium. ये है KC कि KC क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि what is KC या equilibrium constant क्या होता है। अब मूव करते हैं आगे। शुरू में जब मैंने रिएक्शन
ड्रॉ की थी आपके लिए, तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह था, ए प्लस बी सी डी इंटू डी। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, के सी, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये क्या है, के सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C times concentration of D divided by concentration of A times concentration of B। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को आप गौर से देख ले। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास है रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साइड में या प्रोडक्ट के साइड में जो नंबर्स लिखे हैं या कुछ भी हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में जो भी कुछ लिखा हो उनको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। और कोफिशिएंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उस रिएक्टेंट या उस प्रोडक्ट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर कोफिशिएंट हो तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को इस केसी एक्सप्रेशन में एज ए एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केसी एज इट इज, सी का कोफिशिएंट है जी, सी का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम इसी कोफिशिएंट को एज अ पावर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह का डी का आप देख ले, ये रहा डी का कोफिशिएंट है जी, ये स्मॉल डी। तो उस कोफिशिएंट को हम इस इक्वेशन के अंदर एज अ पावर इस्तेमाल करेंगे, एज एक्सपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे है ए का आप देख ले, इसके साथ भी कोफिशिएंट है, तो उसकी कोफिशिएंट को हम एज अ पावर इस्तेमाल करेंगे। बी का आप देख ले जी, उसके पास भी है, तो उसको भी हम एज अ पावर इस्तेमाल करेंगे। सो के सी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर स्मॉल सी, कंसंट्रेशन डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। इस एक्सप्रेशन का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इन केस अगर हमारा ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये गैस हो तो उस सूरत में हम Kc की जगह क्या लिखेंगे, Kp। और इन कंसंट्रेशन, ब्रैकेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, जिसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर Kc की जगह हम क्या पुट करेंगे, Kc की जगह हम पुट करेंगे Kp, ठीक है। कंसंट्रेशन की जगह हम क्या पुट करते हैं, कैपिटल P। कंसंट्रेशन की जगह हमने कैपिटल P पुट किया, यहाँ पर क्या है, कैपिटल C, और ऊपर क्या है, स्मॉल c, ठीक है। इसी तरह आप देखें, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जगह हम क्या पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर, और D एज इट इज, और इसकी पावर क्या है, स्मॉल d, ठीक है। इसी तरह नीचे भी कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर, A एज इट इज, इसका पावर भी एज इट इज ही आएगा। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ B की जगह हम क्या पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर, और B एज इट इज आएगा, और इसकी पावर क्या है, स्मॉल b। ये है कैसी एक्सप्रेशन फॉर गैसेस, और ये है कैसी एक्सप्रेशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो आपने ज़हन में रखना है, ये पूरा था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, और कैसी एक्सप्रेशन की डेरिवेशन भी हमने की थी।